नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबके हर रिश्ते पर असर डालता है। और सवाल है, क्या आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं? हम्म। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कितना इमोशनल है या ड्रामेटिक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की हमारी पड़ताल इस बात पर है कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से सामने रखने का असली मतलब क्या होता है और हम इसमें अक्सर चूक कहाँ जाते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विषय की कुछ ऐसी परतों को खोलते हैं जो शायद पहली नजर में दिखाई नहीं देती। और ये सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि हम में से कई लोग मतलब अनजाने में ही इससे जूझते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि हम बात कर रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ इशारे दे रहे होते हैं, कभी चुप्पी से, कभी गुस्से से, या फिर बस दूरी बनाकर। राइट। आज की चर्चा इसी स्पष्टता की कला को समझने के बारे में है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का मतलब क्या है। ये सिर्फ बोलना नहीं है ना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। स्रोतों के अनुसार इसके 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला है ये जानना कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। मतलब, क्या ये गुस्सा है, निराशा है या दुख है? कई बार हम खुद ही उलझे रहते हैं। सही कहा, खुद को समझना पहला कदम है। अगर हमें ही नहीं पता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं तो हम किसी और को कैसे बताएंगे। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा है अपनी भावना को इशारों, चुप्पी या गुस्से के बजाय शब्दों में ढालना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, इसे सही समय और सही लहजे में साझा करना। हाँ, मतलब भावनाओं को महीनों तक इकट्ठा करके एक साथ ज्वालामुखी की तरफ विस्फोट करना नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर स्रोत एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं जो इस फर्क को मतलब शीशे की तरह साफ कर देता है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि कोई आपके मैसेज का जवाब नहीं देता और आपको बुरा लगता है। एक तरीका है ये कहना, तुम मुझे कभी नहीं समझते, या तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, ये तो सीधा आरोप लगता है। एकदम। इससे तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाएगा, बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म। वही, वो अपनी सफाई देने लगेगा बजाय इसके कि वो आपकी बात को समझें। बिल्कुल। अब दूसरा, ज्यादा स्पष्ट तरीका है ये कहना, जब मेरे मैसेज का जवाब नहीं आया तो मुझे लगा कि मुझे नजरअंदाज किया गया है। अच्छा। यहाँ आकर्षक बात यह है कि भावना एक ही है, लेकिन दूसरा तरीका बातचीत का दरवाजा खोलता है, जबकि पहला तरीका उसे जोर से बंद कर देता है। ये तुमसे मुझे पर आने का बदलाव, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं लगता, इसके पीछे कुछ और भी है। हाँ, बहुत गहरी बात है इसके पीछे। मनोविज्ञान में इसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर की धारणा से जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम उसके किरदार पर सवाल उठाते हैं, ये तो है ही ऐसा लापरवाह है। लेकिन जब हम वही गलती करते तो हम हालात को दोष देते हैं, मैं बहुत बिजी था। हाँ, ये तो होता है। तो जब हम कहते हैं तुमने जवाब नहीं दिया, तो हम उनके किरदार पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मुझे नजरअंदाज महसूस हुआ, तो हम सिर्फ अपनी स्थिति बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। एक में आप सामने वाले को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और दूसरे में आप सिर्फ अपनी भावना बता रहे हैं। तो अगर ये इतना सीधा और असरदार है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इतने सारे लोग इससे संघर्ष करते हैं? मुश्किल कहाँ है? और यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि इसके कारण बहुत गहरे और मानवीय हैं। ये सिर्फ आदत की बात नहीं है। तो पहला और सबसे आम कारण बताया गया है टकराव का डर। हाँ, बहुत से लोगों को लगता है अगर मैंने कुछ कहा तो लड़ाई हो जाएगी, माहौल खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है चुप रहो। बिल्कुल। शांति बनाए रखने की झूठी कोशिश में वो अपनी ही भावनाओं को दबा देते हैं। और ये डर ये अक्सर पिछले बुरे अनुभवों से आता है ना, जहां शायद अपनी बात रखने पर उन्हें कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो। हाँ, और धीरे धीरे हमारा दिमाग सीख जाता है कि चुप रहना ज्यादा सुरक्षित है। जैसा कि हमारे स्रोतों में राहुल की कहानी है। हाँ। वो काम पर इतना शांत और संयमित रहता था कि वही आदत उसके रिश्ते में भी आ गई। उसे लगता था कि अपनी परेशानी बताने से नेहा के साथ बहस हो जाएगी। और दूसरा डर इससे भी ज्यादा गहरा है, अस्वीकृति का डर। हाँ। क्या होगा अगर मैंने बताया कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है और सामने वालों को कोई परवाह ही ना हो? उफ। ये डर हमें बहुत ज्यादा असुरक्षित बना देता है। अपनी भावनाओं को सामने रखना खुद को कमजोर दिखाने जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी सबसे नाजुक चीज किसी के हाथ में रख दी है और हमें डर है कि कहीं वो उसे गिरा ना दे। बिल्कुल। इसके अलावा एक और गहरी वजह है जो हमारे बचपन से जुड़ी है। कई बार हमें अपनी भावनाओं को नाम देना सिखाया ही नहीं जाता। अच्छा। हमें बस अच्छा या बुरा महसूस करना सिखाया जाता है।
निराश, उपेक्षित, असुरक्षित, घुटन, इन शब्दों का इस्तेमाल करना हमें नहीं आता। तो जब हम बड़े होते हैं, हमारे पास अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के लिए सही शब्द ही नहीं होते। हाँ, हम बस एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं, पर उसे नाम नहीं दे पाते। सही कहा। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। और एक बात आम धारणा भी तो है ना, खासकर पुरुषों में, लेकिन महिलाओं में भी, कि भावनाओं को दिखाना कमजोरी की निशानी है। मजबूत बनो, रो मत। हाँ, इतना मत सोचो। ये सब सुनकर हम अपनी भावनाओं को अंदर ही बंद करना सीख जाते हैं। और इन सभी डरों और धारणाओं की वजह से लोग अक्सर सीधे बात करने के बजाय दूसरे रास्ते चुनते हैं। स्रोत इन्हें बचाव के तरीके बताते हैं। जैसे कि चुप्पी साध लेना, जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट भी कहते हैं, या फिर ताने मारना, गुस्सा दिखाना, या बस उस व्यक्ति से धीरे धीरे दूरी बना लेना। ये खुद को उस पल के दर्द से बचाने का एक तरीका बन जाता है, लेकिन लंबे समय में ये रिश्ते को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हाँ, ये एक धीमी जहर की तरह काम करता है। तो जब भावनाएं इस तरह जाहिर नहीं होती, तो होता क्या है? इसका सीधा असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। स्रोत बताते हैं कि सबसे पहले तो पार्टनर या दोस्त अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। शायद वो काम की वजह से परेशान हैं, या शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। और ज्यादातर समय उनका अंदाजा गलत होता है। बिल्कुल। हाँ, और ये अंदाजे का खेल बहुत थकाने वाला होता है। ये एक ऐसा मानसिक बोझ बनाता है जहाँ एक व्यक्ति जासूस बना हुआ है और दूसरा एक पहेली। हाँ, राहुल के केस में यही हुआ। बिल्कुल। उसकी चुप्पी नेहा को और ज्यादा चिंतित कर देती थी। वो हर छोटी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगती थी, जिससे रिश्ते में एक अनिश्चितता और एक चिंता का माहौल बन जाता था। और फिर एक और असर होता है जो शायद सबसे खतरनाक है। छोटी छोटी अनकही बातें, छोटी छोटी नाराजगियां, वो इकट्ठा होती रहती हैं। इसे एक तरह का भावनात्मक कर्ज कह सकते हैं, जो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। सही है। फिर एक दिन किसी मामूली सी बात पर, जैसे कि तौलिया गीला क्यों छोड़ दिया, एक बड़ा विस्फोट होता है। लेकिन वो लड़ाई उस तौलिया के बारे में होती ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन दर्जनों अनकही बातों का नतीजा होती है जो महीनों से अंदर जमा हो रही थी। सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बनाता है। स्रोत इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे दो लोग जो एक दूसरे की परवाह करते हैं, वो भी भावनात्मक रूप से अलग थलग महसूस करने लगते हैं। इस अस्पष्टता के कारण एक को हमेशा लगता है कि उसे सुना नहीं जा रहा, और दूसरे को लगता है कि उस पर बेवजह हमला किया जा रहा है। एकदम जैसा राहुल और नेहा के साथ हुआ। लड़ाई के बाद नेहा ने कहा, अगर तुमने ये पहले बताया होता तो हम आज लड़ नहीं रहे होते। ये एक खामोश दरार पैदा करता है जो समय के साथ चौड़ी होती जाती है। ये तो ऐसा है जैसे दो लोग एक ही कमरे में हैं, लेकिन अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर संदेश पहुंच ही नहीं रहा। और मुझे लगता है कि उस दरार के एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो शायद कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कोशिश करना चाहते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि एक अच्छा कम्युनिकेटर दिखता कैसा है। सही बात है। स्रोतों में क्या इसके कुछ साफ संकेत दिए गए हैं? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ व्यवहार है। स्रोत कुछ बहुत साफ संकेत देते हैं जिन्हें हम अपनी आदतों को पहचानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वाक्यों से बचते हैं। इसके बजाय वो मुझे महसूस हुआ, या जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा, जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा हमने पहले उदाहरण में देखा था। बिल्कुल। वे अपनी भावना की जिम्मेदारी लेते हैं, बजाय इसके कि सामने वाले पर आरोप लगाएं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अपनी भावना की जिम्मेदारी लेना दिखाता है कि आप अपनी आंतरिक दुनिया को समझते हैं। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? अगर कोई हमेशा मुझे महसूस हुआ कहता रहे, तो क्या सामने वाला ये नहीं सोच सकता कि ये तो हर बात को अपने ऊपर ले लेता है, या ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है? यह बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ संतुलन साधना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर छोटी सी भावना को एक बड़े मुद्दे की तरह पेश करें। इसका मतलब है कि जब कोई बात आपको सच में प्रभावित करती है, तो आप उसे अपनी भावना के तौर पर पेश करें, ना कि सामने वाले की गलती के तौर पर। अच्छा। ये अपनी सच्चाई बताना है, ये दावा करना नहीं कि यही एकमात्र सच्चाई है। ये बातचीत की शुरुआत है, अंत नहीं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत है, वे बिना किसी पर आरोप लगाए अपनी भावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। वे कह सकते हैं, मैं आज थोड़ा निराश महसूस कर रहा हूं,
बिना ये जताए कि इसकी वजह सामने वाला व्यक्ति ही है। अच्छा, इससे सामने वाले को मौका मिलता है कि वो बिना बचाव किए सहानुभूति के साथ पूछ सकें, क्या हुआ? बिल्कुल। तीसरा संकेत समय से जुड़ा है ना? हाँ, वे महीनों बाद नहीं बल्कि शुरुआत में ही मुद्दों पर बात करते हैं। बिल्कुल। जब कोई बात उन्हें परेशान करती है तो वो उसे बढ़ने नहीं देते। वे सही समय देखकर उसे सामने रखते हैं ताकि वो एक बड़ा मुद्दा न बन जाए। राहुल ने हफ्तों तक अपनी भावनाओं को जमा होने दिया। हाँ, एक स्पष्ट कम्युनिकेटर शायद पहली या दूसरी बार में ही कहता, जब हमारे प्लान कैंसिल हो जाते हैं तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। और बात वही खत्म हो जाती। बिल्कुल। और आखिरी संकेत जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो ये है कि वे अपनी भावनाओं को तथ्यों से अलग कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप स्थिति के वस्तुनिष्ठ सच और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को अलग-अलग पहचानते हैं। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। उदाहरण के लिए, तथ्य यह है कि तुम मीटिंग के लिए लेट थे और मुझे महसूस हुआ कि मेरे समय की कद्र नहीं की गई। अच्छा। यहाँ तथ्य तुम लेट थे और भावना मुझे महसूस हुआ दोनों अलग-अलग हैं। इससे बातचीत बहुत साफ हो जाती है क्योंकि आप तथ्यों पर बहस नहीं कर सकते और आप किसी की भावनाओं को भी नकार नहीं सकते। बिल्कुल। ये दोनों पक्षों को अपनी अपनी जगह देता है। ये तो बहुत शक्तिशाली तकनीक है। इससे तो बहस की गुंजाइश ही कम हो जाती है। सही कहा। और जैसा मैंने पहले कहा, ये समझने बहुत जरूरी है कि कोई भी भावनात्मक रूप से स्पष्ट पैदा नहीं होता। ये एक हुनर है, एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। ये सचेत होकर अपने संवाद के तरीकों को चुनने के बारे में है। ये हर बातचीत में एक छोटा सा प्रयास करने के बारे में है। मैं इसे आरोप की तरह कैसे ना कहूं, या मैं अपनी असल भावना को कैसे व्यक्त करूं। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की इस चर्चा का सार यह है कि भावनात्मक स्पष्टता का मतलब चीखना या चिल्लाना नहीं है। इसका मतलब है समझे जाना। समझे जाना। ये एक छोटा सा बदलाव है, आरोप लगाने से हटकर अपनी भावना बताने का, जो हमारे रिश्तों को टकराव की जगह से निकालकर जुड़ाव की जगह पर ला सकता है। बिल्कुल। राहुल की कहानियां ने यही सिखाती है कि भावनाएं महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें देर से या अस्पष्ट रूप से व्यक्त करना ही गलतफहमियां और संघर्ष पैदा करता है। और ये रिश्ते को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह से समझाया। और मैं आज की इस बातचीत को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। स्रोत हमें अपनी भावनाओं के बारे में सोचने का एक नया तरीका देते हैं। सोचिए, अगर हम अपनी भावनाओं को तथ्यों की तरह पेश करना सीख जाएं, बिना किसी आरोप या ड्रामा के, बस एक जानकारी के तौर पे। जैसे हम बताते हैं कि आज मौसम ठंडा है। अच्छा। अगर मुझे अकेला महसूस हो रहा है या मुझे डर लग रहा है, कहना उतना ही सामान्य हो जाए जितना मुझे भूख लगी है कहना, तो संवाद की दुनिया कितनी बदल जाएगी। हाँ। हमारे कितने रिश्ते ज्यादा गहरे और ईमानदार हो सकते हैं।